नमस्कार साथियों। देखिए, ग्राम सेवक की आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 31 अगस्त को, उसके लिए हम जो क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, ये आपका जो मॉडल पेपर है, इसमें अपन पहले के जो प्रश्न है उसकी बात अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब देखिए आगे का सेशन अपन शुरू करते हैं। कंप्यूटर को पावर बटन के द्वारा स्टार्ट करने पर होने वाली जो बूटिंग है वो क्या कहलाती है? यानी कंप्यूटर का जो पावर बटन है उसको जब अपन स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग की प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जानते हैं? कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो कोल्ड बूटिंग यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका आंसर होगा। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसमें व्यक्तिगत डिजिटल सहायक क्या है? विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्टाना। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक वर्चुअल सहायक है जो कि रिमाइंडर सेट करने और सवालों के जवाब देने जैसे कार्यों को करने के लिए बिग सर्च इंजन का उपयोग करता है। तो कोर्टाना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? यानी जिस प्रकार आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपका कैसा होता है? लैंडस्केप होता है। तो लैंडस्केप इसका आंसर होगा। और इस लैंडस्केप का चयन करने के बाद में जो डिज़ाइन वेब है, यानी कहने का मतलब जो पेज सेटअप ग्रुप है उसमें स्लाइड ओरिएंटेशन विकल्प के अंतर्गत इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो लैंडस्केप इसका आंसर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में जे। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट कुंजी है उसका प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कॉलम लेबल तथा रो नंबर से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका जो डॉलर वाला चिन्ह होता है इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में एक रो या कॉलम स्थिर रखने के लिए जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए कॉलम लेबल या रो नंबर से पहले ये जो डॉलर वाला चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक में आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। तो 10 नंबर है वो मायने रखते हैं सिलेक्शन में, इसलिए कंप्यूटर को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, डिजिटल से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग करने के लिए किस भी सिग्नल में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए कौन सी डिवाइस होगी आपकी? मोडेम जो डिवाइस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। मोडेम एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस होती है जो भी किसी भी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग में चेंज करता है। और मोडेम की फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। भिन्न भिन्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले बेमेल नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे। गेटवे एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कोई भी दो नेटवर्क के बीच में गेट के रूप में ये कार्य करता है। तो गेटवे इसका आंसर होगा। निम्न में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण इनमें से जावा होगा। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 बिट होते हैं। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। 4 बिट मिलकर के एक निब्बल बनाते हैं, इसलिए एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। और 8 बिट मिलकर के एक बाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, BIOS बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने ट्रेडर्स के कारीगरों को लाभ मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 18। 18 ट्रेडर्स के जो पारंपरिक कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं उनको सशक्त बनाने के लिए प्रमाण पत्र, टूल किट की सहायता और ऋण प्रदान करने का कार्य भी PM विश्वकर्मा योजना के तहत ही कार्य किया जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कितना है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में SC ST के लिए जो आरक्षण है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये आरक्षण है। संविधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार SC ST की जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन है ये कब लागू हुए हैं, ये आपको बताना है। कब लागू हुए हैं? तो 1993 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 73वां जो
संशोधन है, जिसको पंचायती राज संशोधन के नाम से भी जानते हैं, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और जो 74वां संविधान संशोधन है, जिसको नगरीय शासन के नाम से जानते हैं, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो 1993 में इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण यानी जो मार्क है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, एक मार्क खाद्य उत्पाद, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। एक मार्क खाद्य उत्पाद के लिए गुणवत्ता का प्रमाणन है, तो ये तो सही है। इक्को मार्क ये घरेलू उपभोक्ता उत्पाद, ये गलत है। इक्को मार्क जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो है, ये घरेलू उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। ये आपको इसमें गलत दे रखा है। हॉलमार्क है वो मूल्यवान धातुएं, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। हॉलमार्क जो है वो सोने चांदी जैसी जो मूल्यवान धातुएं होती हैं उनकी शुद्धता के लिए ये चलाया गया है। और वूल मार्क सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए, ये भी आपको बिल्कुल सही दे रखा है। तो इक्को मार्क है ये आपको गलत दे रखा है। घरेलू उपभोक्ता उत्पाद न होकर भारतीय मानक ब्यूरो होगा ये। राजस्थान में स्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में स्टोन पार्क, तो ये बिस्नोदा धौलपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई है? जयपुर में इसका कार्यालय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिक्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रिक्को की स्थापना, देखिए रिक्को की स्थापना, रिक्को यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम, राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए रिक्को की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1980 में, 1 जनवरी 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले 1969 में ही ये जो रिक्को है ये RIMDC के रूप में कार्य कर रही थी, यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में ये कार्य कर रही थी। ठीक है, बाद में 1980 में इसकी स्थापना, रिक्को के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? कौन सा जिला है जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? यानी नागौर और बीकानेर में जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत है ये सबसे कम है, 0.3% है नागौर और बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति और उससे संबंधित जो स्थान है वो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए गरासिया, गरासिया जो है वो आपका आबू रोड सिरोही जिला हो जाएगा। डामोर है वो सिमलवाड़ा, डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर जिला। और सैरिया जनजाति है यह आपकी किशनगंज, यानी जो 12 में किशनगंज तहसील है वहाँ पर। और सांसी जनजाति है ये आपकी भरतपुर में, भरतपुर और भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र में वहाँ पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये 1 2 3 4 आपको देखिए पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मोठ गुआर बाजरा ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि अभी चौमासा चल रहा है, ठीक है। और चौमासे की जो फसल होती है वो आपकी खरीफ की फसल होती है सावन में, और उससे पहले मुख्य रूप से ये उगाई जाती है। तो खरीफ की जो फसल होती है ये चौमासा यानी कि मानसून के दौरान जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर में तक ये चलती है। यानी जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती हैं, जिसमें मोठ आता है, गुआर आता है, बाजरा है, ऐसी फसलें मुख्य रूप से आती हैं। इसमें कम पानी में भी ये फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं, इसलिए जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा नहीं होती है वहाँ पर भी ये फसलें आसानी से हो जाती हैं। जबकि रबी की जो फसलें होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में वो फसल उगाई जाती है जिसमें गेहूँ जो ये आती हैं। तो ये आपकी खरीफ की फसल है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ये कहाँ पर स्थापित की गई है ये आपको बताना है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, तो ये आपकी भीलवाड़ा में स्थापित की गई है, ठीक है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई है। भीलवाड़ा एक वस्त्र उद्योग का मुख्य रूप से केंद्र है, तो भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है ये आपको बताना है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? देखिए चंबल नदी के ऊपर है, चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी विकास परियोजना। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान में है। चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध है, जिसमें एक तो आपका गांधी सागर बांध हो गया मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है ये भी राजस्थान में है, और आपका जो जवाहर सागर बांध है, इसके अलावा कोटा बैराज है ये भी आपके राजस्थान में है। तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार आपको बताना है इनमें से कौन से कथन हैं जो गलत हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है।
तो देखिए इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। गलत है, ठीक है। 1982 नहीं बल्कि 1984 में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। तो पहला कथन तो आपको इसमें गलत दे रखा है। दूसरा देखिए, नो लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नो लिफ्ट नहर थोड़ी 10 हैं, तो ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कि दूसरा कथन भी गलत है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, जी नहीं, इसके प्रणेता को है ना कंवर सेन है, न कि शार्दुल सिंह, तो ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। यह नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, बिल्कुल ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हालांकि इसका जो अधिकांश लाभ है ये राजस्थान को होता है, लेकिन हरियाणा से भी ये गुजरती है, इसमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कथन भी गलत है। और गलत कौन सा ये आपसे पूछा था, तो 1 2 3 4 चारों कथन ये आपके क्या है इसमें गलत ही दिए गए हैं। तो ये आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकाल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अकाल की जो स्थिति है ये कब उत्पन्न होती है? देखिए सूखे के कारण इंसान और जो पशुओं की जो भोजन है, चारा है, पेयजल है, इनकी गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है, तब आपका अकाल होता है। तो आपका देखिए जब भोजन, चारा और पेयजल की कमी हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को, उस समय गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। ये गृह मंत्री थे उस समय। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितना पानी पेयजल, सेना और उद्योगों के लिए आरक्षित है? तो 750 क्यूसेक पानी पेयजल, सेना और उद्योगों के लिए आरक्षित है, तो 750 क्यूसेक इसका राइट आंसर होगा। और 450 क्यूसेक ऊर्जा और खनन के लिए भी रिजर्व है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये अपन थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में ये स्थापित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात में स्थायी और जो समावेशी वृद्धि है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी? बेवाण। बेवाण क्या है आपको ये बताना है। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, वो क्या होती है? आपकी बेवाण होती है। जब तक लकड़ी से निर्मित जो सिंहासन है उस पर मूर्ति स्थापित नहीं होती है तब तक वो क्या होती है? कावड़ होती है। और जैसे ही उस पर मूर्ति स्थापित कर दी जाती है तब वो बेवाण बन जाती है। तो इसमें आपका बेवाण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बेवाण राजस्थान की एक पारंपरिक कला है और लकड़ी से सिंहासन इसमें मुख्य रूप से बनाया जाता है। कौन सी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आपको बताना। टोडा, मीणा, गोंड, कोकण। तो आप सभी को पता है मीणा जनजाति वो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। मीणा राजस्थान की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। और जो आपको दे रखे टोडा, गोंड, कोकण, ये आपके दक्षिणी भारत से संबंधित है, राजस्थान से इसका संबंध नहीं है। तो मीणा ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो मॉडल पेपर की सीरीज है, ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।